जिन्हें हम कहेंगे नायब सिंह सैनी, जिनकी रहते हुए मुख्यमंत्री एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस लौटी है और अब थोड़ी देर बाद वो शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। लेकिन इसके पहले उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब तक हम युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तब तक हम शपथ भी नहीं लेंगे। और इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने कल भी इस बात का ऐलान किया था कि 24,000 युवाओं को नौकरी देंगे और उसके बाद शपथ लेंगे। तो उसके पहले ये कार्यक्रम भी होगा। ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शामिल होने के लिए। 11 बजे से ही जो सिलसिला है पहुंचने का वो लगातार जारी था और अब इसी तरीके से यहाँ पर पहुंचते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ आपको बताया कि दूसरी बार सूबे के मुखिया बनेंगे सैनी, जो लगातार दूसरी बार कमान संभालने जा रहे हैं। और इसके पहले अगर बात करें तो 12 मार्च 2024 को उन्होंने हरियाणा की बागडोर अपने हाथ में ली थी और अब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे और अब से कुछ देर बाद नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। विधानसभा चुनावों में तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी विधायक दल ने सैनी को अपना नेता चुना है और आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। हरियाणा में सज गया है शपथ का मंच। नायब सैनी संभालेंगे सूबे की कमान। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा में सरकार की कमान संभालेंगे, जबकि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा राज्य में सरकार बना रही है। 2014 से लगातार बीजेपी के पास ही सूबे की सत्ता की चाबी है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सैनी राज्य के 25वें सीएम के रूप में पदभार संभालेंगे। माना जा रहा है कि सैनी के साथ करीब दर्जन भर मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले ही चंडीगढ़ और पंचकुला में जश्न शुरू हो गया है। नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह एनडीए नेताओं के शक्ति प्रदर्शन जैसा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि समारोह में एनडीए के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए नेताओं की एक बैठक भी हो सकती है। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा चुनाव ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है, जिसकी खुशी बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिख भी रही है। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ही नए सीएम के नाम पर नायब का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिस पर बुधवार को मुहर भी लग गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी को नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद थे। शाह ने जैसे ही नायब के नाम का ऐलान किया, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। नायब ने जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी को धन्यवाद दिया। शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। नायब सिंह सैनी ने इसी साल मार्च में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। अब एक बार फिर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती हैं। इसके अलावा उसे 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में महज 1 घंटा बाकी है और उसके लिए जो तमाम नेतागण हैं वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं इस शपथ ग्रहण को लेकर, वो सुनाते हैं। हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही, शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ।
सारे कयासों और एग्जिट पोल को धता बताते हुए बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और अब हरियाणा में नई सरकार का इसी के साथ गठन हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की आम जनमानस का सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है यह हरियाणा के हित में है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे। वक्फ सुधार दावे हजार। दरअसल असम के एक मौलाना और नेता हैं बदरुद्दीन अजमल। राष्ट्रीय राजनीति में इनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन ये हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इन्होंने देश की संसद पर वक्फ का दावा ठोक दिया है। कैसे, देखिए। पार्लियामेंट भी खुद पूरा का पूरा इलाका, एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले बदरुद्दीन अजमल ने, आपको बता दें, एक ऐसा विवादित और बेतुका बयान फिर से दे दिया है जिसके बाद लगातार हलचल है। वक्फ कानून का विरोध करते करते बदरुद्दीन भावनाओं में इस कदर बह गए कि उन्होंने देश भर के सरकारी प्रतिष्ठानों से लेकर कई इमारतों को वक्फ की जमीन बना हुआ बता डाला। ये बता रहे हैं आपको। आखिर देखिए, बड़ा सवाल ये है कि बदरुद्दीन किसको भड़का रहे हैं, वक्फ पर बेकाबू क्यों हो जाती है बदरुद्दीन की जुबान। अब ये जो शब्द बोल दिए हैं, क्या इन शब्दों को वापस लेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वक्फ के नाम के बाद जुबानी संग्राम जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले भी कई तरह के बेतुके बयान दिए हैं, लेकिन अब यहां पर कुछ ज्यादा ही हो गया। तो वक्फ को लेकर के उनकी तरफ से क्या विवादित बयान दिया गया है वो भी आपको बता देते हैं। बदरुद्दीन ने दावा किया है कि वक्फ में बदलाव गलत कदम है, ये उनकी तरफ से सबसे पहले कहा जाता है और उसके बाद एक दावे किए जाते हैं कि जो संसद है वो भी वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। नई संसद को लेकर के जिक्र किया, पूरा वसंत विहार की जो प्रॉपर्टी है उसे वक्फ की बता दिया है। और इतना ही नहीं, यहां पर नहीं रुके, उनका कहना था कि वक्फ की जमीन पर एयरपोर्ट है। इसके बाद वो कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियां पूर्वजों की है, हमारे पूर्वजों ने इसे दान किया है। तो इस तरीके से एक बार फिर से वो अपने बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं घिर भी रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया है। इसके पहले भी उन्होंने हिंदुओं को लेकर के कई विवादित बयान दिए थे और एक बार फिर से अब जमीन को लेकर के, हर जगह को लेकर के बता रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की है। तो देखिए, बदरुद्दीन अजमल